नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। पीएम मोदी बोले राजस्थान के 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। नदी जोड़ने की परियोजना में देरी की जिम्मेदार कांग्रेस है। मोहन यादव भजनलाल की फोटो याद रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना में देरी के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम की फोटो कोई सामान्य नहीं है। आने वाले सालों में देश भर के लोग यह फोटो दिखाकर उनके नेताओं से पूछेंगे कि आप पानी पर राजनीति ही करते रहे, पानी समुद्र में बह गया लेकिन एक कागज पर दस्तखत क्यों नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी के वेग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश का मुद्दा। लिखा, हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो। पाकिस्तानी नेता बोले हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। जी हां दोस्तों, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो जाओ लिखा हुआ था। एक दिन पहले ही वे फिलिस्तीन को समर्थन देने वाला बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाने वालों से कहा था कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़िवाद पितृसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केवल 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। राज्यसभा में गरजे संजय सिंह, जोरदार हंगामा हुआ। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। संजय सिंह के इस आरोप पर आसन से उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट कीजिए। संजय सिंह ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि देखने वाली बात यह है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है जिनके नाम काटे जा रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर वोटिंग। लोकसभा में पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े। कांग्रेस बोली सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव बिल के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर से पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जर्मनी में चांसलर सोल्ज की सरकार गिरी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए। जरूरी 367 वोट नहीं मिले। 60 दिन के भीतर चुनाव होंगे। जी हां दोस्तों, जर्मनी में चांसलर ओलाफ सोल्ज के खिलाफ संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। राइटर्स के मुताबिक सोमवार को जर्मनी के 733 सीटों वाली निचली सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की गई थी। इसमें 394 सदस्यों ने सोल्ज के खिलाफ वोट दिया। 207 सांसदों ने उनका समर्थन किया जबकि 116 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सोल्ज को बहुमत हासिल करने के लिए 367 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी था। वोटिंग के नतीजे आने के तुरंत बाद ही चांसलर ओलाफ सोल्ज ने जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर शाइटमार्क से संसद को भंग करने और नया चुनाव कराने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले पुतिन से डील करने को तैयार रहें जेलेंस्की। यूक्रेन को जंग रोकने के लिए समझौता करना ही होगा। युद्ध की भरपाई में 100 साल लगेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हैं। इसे रोकना होगा। इसके लिए वे पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वे यूक्रेन जंग को कैसे रुकवाएंगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल में पारा 3.3 डिग्री 53 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। नोएडा गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूल हुए बंद। श्रीनगर में पानी जमने लगा। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के तीसरे हफ्ते में देश के मैदानी इलाकों में तेज सर्दी जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में मंगलवार को कोल्ड वेव और 13 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। राजस्थान के फतेहपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 12 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। भोपाल में सोमवार को 53 साल बाद दिसंबर में रात का टेम्परेचर 3.3 डिग्री पहुंच गया। यहां 1971 में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर दिल्ली में भी दिसंबर में चौथी बार तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण और ठंड के चलते 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर जारी है। नगर में मंगलवार सुबह का पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कई जगह फव्वारों का पानी जमने लगा। पेड़ पौधे पर भी ओस जम गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200-250 किमी तक का ट्रेवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकाले तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती होगी। इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार हुए नाराज, विधानसभा भी नहीं जा रहे। उधर उद्धव ठाकरे ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाई लेवल मुलाकात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में रूठने मनाने का खेल अभी भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे पहले से ही नाराज चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रूठ गए हैं। यहां तक कि वे विधानसभा में भी नहीं जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकात महज 5 से 10 मिनट की थी, लेकिन कई वर्षों बाद हुई इस मुलाकात से महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्मा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्षों तक पक्के दोस्त रहे फडणवीस और उद्धव ठाकरे क्या फिर एक साथ आएंगे। मुलाकात के बाद जब उद्धव ठाकरे बाहर आए तो उन्होंने बातचीत का ब्यौरा भी दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सभ्य राजनीति की उम्मीद करता हूं। खैर, हम चुनाव नहीं जीते, वो जीत गए और उनकी सरकार बन गई, इसलिए उम्मीद है कि यह सरकार महाराष्ट्र के हित में फैसले लेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी की किताबें 20% सस्ती। अगले सत्र से 9वीं से लेकर 12वीं की किताबों की कीमतें कम। सस्ता कागज होने का फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ गई है। अब अगले एकेडमिक सेशन यानी कि 2025-26 से एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं तक की किताबें 20% कम कीमतों पर मिलेगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि इस साल किताबों के लिए कागज की खरीद काफी किफायती दामों में हुई है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ है, इसलिए किताबों की कीमत कम हुई है। इसका सीधा फायदा छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। दिनेश शकलानी ने 16 नवंबर को एनसीईआरटी हेडक्वार्टर में नए ऑडिटोरियम के लिए हो रहे भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी थी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या सरकार को प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि वहां पर भी किताबों की कीमतें इस दायरे में ही रहे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में किताबों की कीमतें बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स को किताबें खरीदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईटीसी होटल्स का डीमर्जर 1 जनवरी 2025 से होगा प्रभावी। नए साल में होगी कंपनी की लिस्टिंग। जी हां दोस्तों, मयूर शेरटन के नाम से होटल कारोबार चलाने वाली आईटीसी के होटल बिजनेस की नए साल 2025 में लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। 1 जनवरी 2025 से आईटीसी लिमिटेड की होटल कारोबार से जुड़ी कंपनी आईटीसी होटल्स का डीमर्जर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ इस जानकारी को शेयर किया है। स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में आईटीसी ने बताया कि आईटीसी होटल्स का डीमर्जर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया है कि आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी होटल्स लिमिटेड ने डीमर्जर के लिए आपसी सहमति के साथ सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। उद्धव ठाकरे बोले, कांग्रेस सावरकर को और भाजपा नेहरू की रट छोड़े, आगे की बात करें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को विनायक सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस को वीर सावरकर और भाजपा को अब नेहरू की रट नहीं लगानी चाहिए। इन महापुरुषों ने जो किया है वह किया है, अब आगे की बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि भाजपा वीर सावरकर को भारत रत्न कब देगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी 2019 में
इस बारे में पत्र लिखे थे। उनका क्या हुआ? तब भी मोदी ही प्रधानमंत्री थे। उद्धव ने यह बात नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इससे पहले 14 दिसंबर को पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने भी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान में 15 साल जेल वाले हिजाब कानून पर रोक। राष्ट्रपति बोले इसमें सुधार की जरूरत है, अभी 2 महीने तक जेल का प्रावधान। जी हां दोस्तों, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सोमवार को विवादित हिजाब और शुचिता कानून पर रोक लगा दी है। इसे पिछले शुक्रवार को लागू होना था, लेकिन इसके खिलाफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विरोध के कारण यह फैसला लिया गया है। बीबीसी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान का कहना है कि यह कानून अस्पष्ट है और इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने इसके कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करने की बात कही है। इस कानून के मुताबिक जो महिलाएं अपने सिर के बाल, हाथ और पैर पूरी तरह नहीं ढकेंगी, उनके लिए 15 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के 7 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट। 16 शहरों में कड़ाके की सर्दी, 5 डिग्री से नीचे रहा तापमान। अगले 3 दिन बढ़ेगी ठंड। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सोमवार को पूरे प्रदेश में 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सीकर, झुंझुनू में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं मंगलवार सुबह टोंक सहित आसपास के एरिया में घने कोहरे का असर रहा। मौसम विशेषज्ञों का मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन में सर्दी और तेज होने की आशंका है। इस बीच फतेहपुर के अलावा अन्य शहरों का तापमान गिरकर शून्य या माइनस में जाने की आशंका है। आज भी 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। राज्य में तेज सर्दी से 22 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दुबई में पार्किंग को लेकर भिड़े हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, कोर्ट ने एक को देश से निकाल दिया। जी हां दोस्तों, दुबई एक ऐसा देश है जो सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। वहीं दुबई के अनोखे कानून भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब मामूली से पार्किंग झगड़े के चलते 2 प्रवासियों को दुबई के सख्त कानूनों का सामना करना पड़ा, जिनमें एक को देश छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल दोस्तों, गल्फ न्यूज के अनुसार यह मामला पिछले साल 8 फरवरी का है, जब दुबई के टेलकॉम इलाके में पार्किंग को लेकर 2 लोगों के बीच मामूली बहस इतनी बढ़ गई कि वह मारपीट में तब्दील हो गई। अदालत ने इसी मामले में पाकिस्तानी बुजुर्ग को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। सजा पूरी होने के बाद उन्हें देश से बाहर निकाले जाने का भी आदेश सुना डाला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 1064 अंक गिरकर 80,684 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 332 अंक गिरा। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को सेंसेक्स 1064 अंक की गिरावट के साथ 80,684 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 332 अंकों की गिरावट रही। ये 24,336 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, बीएसई मिड कैप 311 अंक की गिरावट के साथ 47,816 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 29 में गिरावट और 1 में तेजी रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 49 में गिरावट रही। इसके केवल 1 शेयर में बढ़त देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट रही। निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा 1.88% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी मेटल, बैंक, ऑटो, फार्मा में भी करीब 2% की गिरावट रही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोने के दाम में 324 रुपए की गिरावट है। चांदी का भाव भी 514 रुपए गिरकर 89,001 रुपए पर आ गया। इस साल 21% महंगा हुआ सोना चांदी। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दाम में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डाटा के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 324 रुपए गिरकर 76,584 रुपए पर आ गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी 514 रुपए गिरकर 89,001 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। गोल्ड की बात करें तो दोस्तों, 18 कैरेट सोने की कीमत 57,438 रुपए है। 22 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त 70,171 रुपए चल रही है, जबकि 24 कैरेट सोना 76,584 रुपए का बिक रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मुकाबला, इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया। पहली पारी में स्कोर 252 रन, 9 विकेट के नुकसान पर बुमराह आकाश की जोड़ी नाबाद लौटी। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में खुद को फॉलो ऑन खेलने से बचा लिया है। द गाबा स्टेडियम में चल रहे मुकाबले में भारतीय टीम 193 रन से पीछे है। मंगलवार को मुकाबले के चौथे दिन स्टंप तक इंडिया ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। आकाशदीप 27 और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। एक समय टीम ने 213 रन पर 9वां विकेट गंवा दिया था। रविंद्र जडेजा 77 रन बनाकर आउट हुए। यहां से भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रनों की जरूरत थी। ऐसे में आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने संयम से बल्ले
बल्लेबाजी की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीम इंडिया ने शनिवार को टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन के हमले में रूस के न्यूक्लियर चीफ की हो गई मौत। इलेक्ट्रिक स्कूटर में 300 ग्राम TNT लगाकर हत्या। रूस बोला ये आतंकी हमला, इसका बदला जरूर लेंगे। जी हां दोस्तों, रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त नजदीक में ही खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी मारा गया। धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन के क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हुआ। रूस की जांच एजेंसी ने बताया कि धमाके के लिए 300 ग्राम TNT का इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने ही कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति। प्रधानमंत्री ने लिखा, 1971 की जंग हमारी जीत थी। बांग्लादेशी मंत्री बोले, भारत सिर्फ सहयोगी था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उनके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत सिर्फ इसमें सहयोगी था। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ही 1971 की जंग को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके योगदान को भारत की जीत में अहम बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकाल मंदिर में भक्तों ने खूब चढ़ाया धन, इस साल मिला 165 करोड़ का चढ़ावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। साल 2024 में अब तक महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को 1 अरब 65 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है, जबकि साल खत्म होने में अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। साल के अंतिम दिनों में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो जाती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंदिर समिति की आय में इजाफा होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। परवरिश पर उठाए सवाल तो मुकेश खन्ना पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा। बोली, पिता के संस्कारों के कारण सम्मान से जवाब दिया, हमें खबरों का हिस्सा ना बनाएं। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा नोट लिखा है। इसके जरिए उन्होंने शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने रामायण में भगवान हनुमान से जुड़े सवाल का जवाब ना देने पर एक्ट्रेस को ट्रोल किया था और उनकी परवरिश पर सवाल खड़े किए थे। सोनाक्षी ने कहा कि अगली बार अगर मेरी परवरिश पर सवाल उठाए तो याद रखें, उसी परवरिश के कारण आज मैंने आपको सम्मान से जवाब दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले, अहंकार दूर रखें नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। संघ प्रमुख ने कहा, सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सर संचालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में जाकर गिर सकता है। पुणे में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर व्यक्ति में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है जो समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार भी होता है। राष्ट्र की प्रगति केवल सेवा तक सीमित नहीं है, सेवा का उद्देश्य नागरिकों को विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना होना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दक्षिणी प्रशांत के वनुआतु में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, कारें दबी, इमारतों में दरारें, इंटरनेट और फोन सर्विस ठप, सुनामी वार्निंग जारी। जी हां दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद आइलैंड देश वनुआतु में मंगलवार सुबह 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भारतीय समय के अनुसार यह भूकंप सुबह 7:17 पर आया था। भूकंप का केंद्र 57 किलोमीटर की गहराई पर राजधानी पोर्ट विला से 30 किलोमीटर पश्चिम में था। भूकंप के बाद 5.5 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया। इसकी जानकारी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने दी है। दरअसल दोस्तों, भूकंप के बाद हुए नुकसान के बारे में अभी आकलन नहीं लगाया जा सका है। हालांकि सरकार की सभी वेबसाइट्स ऑफलाइन हो गई है। इसके अलावा पुलिस और दूसरी एजेंसियों के फोन नंबर काम नहीं कर रहे थे। देश की भूकंप से जुड़ी संस्था ने भी इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कनाडा की डिप्टी प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने वित्त मंत्री पद छोड़ने को कहा था। ट्रूडो के मुफ्त पैसे बांटने के खिलाफ थी। जी हां दोस्तों, कनाडा की डिप्टी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टियाना ने सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। क्रिस्टियाना ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले शुक्रवार को उनसे वित्त मंत्री का पद छोड़कर दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था। इससे नाराज होकर क्रिस्टियाना ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि पिछले
पिछले कुछ समय से ट्रूडो और वे फैसलों को लेकर सहमत नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, क्रिस्टिया लंबे समय से ट्रूडो की सबसे प्रभावशाली और वफादार मंत्री मानी जाती रही है। हाल ही में ट्रूडो के नागरिकों को मुफ्त में 15,000 रुपए देने पर क्रिस्टिया ने असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की धमकी का सामना कर रहा है, ऐसे में अधिक खर्च करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका की राजधानी कौन सा शहर है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका की राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।